चीज़। हाँ जी। तो गुड मॉर्निंग सर। अब आप जैसे कि अपने फिज़िक्स मैथ्स पढ़ाने के अलावा अपने एथिज्म के लिए भी फेमस हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ बातें करने आया था। बिकॉज मैं जानता हूँ कितने अनबायस्ड हो, तो आशा है कि आप जो भी आंसर देंगे वो एक काफ़ी अच्छे ओपिनियन के होंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर यूसीसी समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म एंड इज़ इंडिया अ सेक्युलर कंट्री? लाइक इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब हम बात करते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ता है कि सेक्युलरिज्म का मुझसे एज एन इंडियन क्या रिलेशन है। क्या ये मेरा वर्ड है? क्या ये एक इसमें कोई इंडियननेस है? क्या ये मेरे यहीं से मेरी धरती से निकला हुआ शब्द है क्या? लाइक अब आप देखते हो सेक्युलरिज्म मोस्टली ये यूरोप से आया हुआ एक वर्ड है जी। ठीक है। जब उन्होंने कहा कि वी जस्ट नीड टू सेपरेट आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आवर एडमिनिस्ट्रेशन, आवर लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री शुड बी सेपरेट फ्रॉम द चर्च। मतलब इट्स अ सिंपल थिंग कि आप सरकार को और चर्च को दूर कर देते हो कि चर्च का सरकार के काम में कोई दखल नहीं होगा। अच्छा, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि उनके लिए भी सभी रिलीजन एक जैसे हैं, तो उनका मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। वही कहते हैं कि सभी रिलीजन एक जैसे हैं, तो सभी की एक तरीके से ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं कि कोई ज़्यादा है तो उसका हम थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखेंगे, थोड़ा कोई कम है तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जाए उसको करने के लिए। नहीं, उसको बाकी सब जगह पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट रिलीजन के नाम पर नहीं देंगे। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअलिटी में इंडियन प्रोस्पेक्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। पहली बात तो सेकुलरिज्म जो है ये इंडिया का शब्द तो नहीं है। हम नहीं जानते सेकुलरिज्म क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं पता सेकुलरिज्म क्या चीज़ होती है, मेरे दादा परदादा नहीं जानते सेकुलरिज्म क्या चीज़ होती है, शायद मेरे पूर्वज भी नहीं जानते सेकुलरिज्म क्या चीज़ होती है। हमने इसका हिंदी में निकाल लिया धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, हम इसको धर्मनिरपेक्ष कह देते हैं जी, ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष कह दिया हमने। अब अगर मैं इस प्रॉपर वर्ड को तोड़ना शुरू करूं तो जैसा हमने मिस इंटरप्रेट किया है वर्ड रिलीजन को, हमने कहा रिलीजन का मतलब धर्म होता है, पर मेरी उसके समझ के हिसाब से जो मेरे पूर्वजों ने समझा, सिस्टर समझा, उन्होंने धर्म का मतलब होता है कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरा धर्म है पढ़ाना। तो अब टीच करना कैसे किसी के लिए मतलब ये रिलीजन कैसे हो सकता है? बिकॉज आपका सोचना रिलीजन के लिए कुछ और है, मेरे लिए धर्म कुछ और है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो हमने रिलीजन को उस तरीके से देखा ही नहीं, तो कैसे सेकुलरिज्म यहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अगर आप इंडिया को देखोगे तो बहुत बड़ा कंट्री है, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सेकुलरिज्म शब्द का हमारे लिए कोई मतलब है, या हम उसे समझ पाएंगे कभी, या हमें उससे ग्रैब, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो कि आप किसी बाहर से इंपोर्ट की हुई चीज़ को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हो, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हम इसके साथ काम करना शुरू कर दें। सो मुझे नहीं लगता कि सेकुलरिज्म इंडिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कोई एक अच्छा शब्द होगा। क्योंकि ये हमने बाहर से पकड़ा है, उनकी सोसाइटी, उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर, उनके एंसेस्ट्रल बैगेजेस अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे उसमें वो होगा। बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर बंदे को सेकुलर होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। इस सेंस में सेकुलर होना चाहिए कि रिलीजन छोड़ के सेकुलर होना चाहिए। लोगों का मतलब यह है कि रिलीजन को पकड़ के सेकुलरिज्म आता है। मैं इंडियन इसमें समझता हूँ कि हमें सेकुलर ऐसे होना चाहिए कि जैसे कोई कारपेंटर है जी, मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ कि अगर वो उसका लकड़ी का काम करना उसका धर्म है, मैं टीचर हूँ, टीच करना मेरा धर्म है जी। एक आदमी सड़क पर स्वीपिंग का काम करता है, वो स्वीपर है, झाड़ू मारना उसका धर्म है जी। एक लॉयर का काम है, वो लॉ में उसका वकालत करना, वो उसका धर्म है। पॉलिटिशियन का अपना धर्म है, प्राइम मिनिस्टर का अपना धर्म है, चीफ मिनिस्टर का अपना धर्म है, हमारे पास बहुत सारे धर्म हैं।
जी। बहुत सारे धर्म हैं, हाँ और जी। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो उसके लिए झाड़ू में लगाने वाले का धर्म और चीफ मिनिस्टर का धर्म एक जैसा होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान में होनी चाहिए, और मुझे लगता है यही आएगी। अगर आप इसको रिलीजन लेके पकड़ेंगे तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये हमारे रिलीजन के ऊपर थोड़ा सा हिट कर रहे हैं, अटैक होता है। हाँ। तो आप इसमें से वो शब्द निकालो, आप इसका धर्म पकड़ो और धर्म को ऐसे समझो कि किसी का कोई भी धर्म हो सकता है। मेरे हिसाब से सेकुलरिज्म ऐसे काम करता है। ये बहुत अच्छा आंसर, जैसी उम्मीद थी आपसे। तो सर एक और क्वेश्चन। जी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो नेहरू जी, अंबेडकर जी वो भी चाहते थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंडिया में आए, बट उन्होंने कहा कि इस टाइम हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड अगर हमने यूसीसी डाल दिया तो कुछ कम्युनिटीज़ को, स्पेशली उन्होंने मुस्लिम्स की बात करी थी कि उन्हें काफ़ी इनसिक्योर फील होगा, तो उन्होंने उस टाइम डाला नहीं। फिर नेहरू जी ने कहा कि चलो मैं थोड़े हिंदू कोड बिल्स पास करता हूँ ताकि थोड़े प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आए, एंड धीरे धीरे कंट्री खुद आ गए कि लेट्स ऑप्ट फॉर यूसीसी। वो चाहते थे कि कंट्री खुद वॉलंटियर करे। तो आपका क्या मानना है कि क्या हमारी गवर्नमेंट को वेट करना चाहिए कि लोग खुद आ गए कि यूसीसी के लिए अब हम तैयार हैं, आ जाओ, या फिर जैसे धक्के से हमने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया था, वैसे इंडिया के ऊपर इसे इम्पोज कर देना चाहिए गवर्नमेंट को? आपका क्या मानना है? इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे पास भी नहीं है। किस सेंस में नहीं है, हम इस पे बात कर सकते हैं, पर किस सेंस में मेरे पास इसका आंसर नहीं है, वो ये कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है यूसीसी। आपने जैसे कहा कि 370 की तरह एकदम से झटका दे दे, ऐसे करें, या फिर इसमें थोड़ा वक्त दें। मुझे लगता है दोनों ही तरीके गलत है। आप एकदम से झटका दे दें सरकार जी। कि जी कल से यूसीसी लागू हो जाएगा, आप सड़कों पे कितनी तरह के लोगों को देखोगे जो आ जाएंगे इसके अगेंस्ट। कैसे रोकोगे आप? अफरा तफरी बच जाएगी यहाँ पर, हमें इकोनॉमिकली ऊपरी तरफ जाने लगे हैं, अचानक से कुछ चलती ट्रेन की चेन खींच दे, ये वो बात हो जाएगी। आप जम्मू कश्मीर में छोटे से इलाके के अंदर 370 एग्रीगेट करके कुछ 5-6 महीने के लिए नेट बंद करके आर्मी को डिप्लॉय करके लोगों को शांत रख सकते हो, दैट्स ओके। आप छोटे से स्टेट पे इस आइडिया कर सकते हो, वो भी एक ऐसा छोटा स्टेट जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो पॉसिबल हो सकता है। बट हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ 150 करोड़ पॉपुलेशन है और वहाँ अचानक से कुछ ऐसा कर दो तो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी है ना, कि कुछ लोगों के अपने अपने पॉलिटिकल वोट बैंक्स हैं, वो उन्हें खराब नहीं करना चाहेंगे, लोग मेजोरिटी को भी नहीं छेड़ना चाहेंगे। लोगों को लगता है माइनॉरिटी ही प्रॉब्लम है, नहीं है, यहाँ मेजोरिटी भी एक प्रॉब्लम है, मेजोरिटी भी खुद में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके भी अपने कुछ रूल्स हैं, वो हमें भी इम्प्लीमेंट करवाने हैं। तो ये एकदम वाला तरीका तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये अप्लाई हो सकता है। मुझे लगता है कि स्लोली स्लोली करना भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, संविधान सभा में 2 पार्ट थे। एक पार्ट ये कह रहा था कि इसे अभी कर देना चाहिए, सभी का भरोसा जीतना है, और फिर सबको एक साथ लेकर फिर इसे अप्लाई करना चाहिए। तो बैठ के मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जो जल्दी कह रहे हैं लगाने के लिए उनकी बात भी ठीक है, और भरोसा जीतने वाली बात भी ठीक है। मतलब एक ही सेंटेंस में बोल दिया गया कि जल्दी भरोसा जीत के काम कर देंगे, तो जल्दी भी आ गया, भरोसा भी जीत लिया गया, और सबको विन विन सिचुएशन लगी, ठीक है। बट मुझे उसमें एक प्रॉब्लम ये लगती है कि वो उस टाइम भी थी और अब भी है। पहले रीजन कुछ और था, आज रीजन कुछ और है। लाइक मैं पुराने टाइम में तो ये मानता हूँ कि जैसे कि नेहरू था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मेरे को लगता है कि वो सोशलिस्ट थोड़े ज्यादा थे, तो उनका सोचने का प्रोसेस थोड़ा अलग था। तो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, आप वो महसूस करने की कोशिश करो कि वर्ल्ड वॉर खत्म होके हटा है, दुनिया बड़े बुरे कागार से गुजर रही है, इट्स नॉट एट अ गुड टाइम। एक और क्लैश के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है, लोग लड़ाई झगड़ों से ऊब चुके हैं, तो लोग उनकी बातें ज्यादा सुन रहे हैं, जो जो पीस की बात करेगा, जो सबको साथ लेने की बात करेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करेगा। तो ये उस वक्त ज्यादा पॉपुलर आइडिया था, तो पॉपुलर आइडिया ही सबसे पहले उठाया जाना चाहिए जी। तो नेहरू जी ने ये आइडिया उठाया, कॉन्फ्लिक्ट की बात को दबा दो, तो ये बात ज्यादा अच्छी है कि आराम से
भरोसा जीत के सबका काम करके था, ठीक है। तो उन्हें ये लगा कि ऐसा किया जा सकता है, जैसे आपने कहा कि हिंदू कोड बिल ले आए। हाँ। मुझे लगता है कि उनका नजरिया ये था कि ऐसा करते हैं कि एक कम्युनिटी ए को ये दिखाते हैं कि देखो कम्युनिटी बी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा है। हम्म, पर फिर भी अगर हम इन्हें कहें कुछ कि आप में ये कुछ चेंजेस हम कर दें, कुछ आपके अंदर मॉडिफिकेशंस कर दें और ये एक्सेप्ट कर लें, तो जब एक मेजॉरिटी उन मॉडिफिकेशंस को, उन कोड बिल्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर शायद माइनॉरिटी को ये लगे यार देखो जब ये कर रहे हैं तो व्हाई शुडंट वी ट्राई। तो ये आइडिया था उनका, ये आइडिया बहुत अच्छा था। इसमें बस एक फ्लॉ था, वो फ्लॉ ये था कि पुरानी सरकारों ने इस चीज को इसी तरीके से करना था, जब उनमें चेंजेस हुए तो थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस माइनॉरिटी के लिए भी करने चाहिए। आज नहीं, 5 साल बाद उनको दिखाते को इन्होंने कर दिया, चलो तुम ज्यादा नहीं थोड़ा सा कर लो। उन्होंने ना एक अजीब सा तरीका अपनाया कि एक कम्युनिटी को तो बोल दिया कि हम आप तो चेंजेस कर रहे हैं, पर दूसरी कम्युनिटी को स्पेशल स्टेटस दे दिया कि तुम्हें कोई चेंज नहीं करेगा, तुम अपने लॉस खुद चलाओ। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि एक कोई पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया एक्स वाई जी के लिए। अब जब आपने पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया तो आपने फिर इसको दिखा दिया दूसरी मेजोरिटी को कि देखो तुम्हारे साथ तुम कर सकते हैं पर इनको नहीं छेड़ेंगे। हाँ। और ये हो गया, और उल्टा करके देखो, इनको ये लगा माइनॉरिटी को कि हमें तो छेड़ेंगे नहीं, तो ये एक तरह से रिजिड होते चले। ये तरीका गलत था। तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप एक पूरी सोसाइटी को पकड़ो, आप देखो सोसाइटी के अंदर ये ज्यादा बड़ा ग्रुप है, आप उस बड़े ग्रुप के अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हो, तो उन चेंजेस को आपको फैलाना होता है, छोटे ग्रुप्स तक फैलाना होता है। आपने ग्रुप के अंदर वो चीज फैलाने के बजाय उनको अलग कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी दिक्कत इतनी बड़ी हो गई है, खाई इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि हम कभी भी कहीं बैठ के इससे बात कर सकते हैं। कभी भी कहीं भी। आपने जिन लोगों को पिछले 60-70 सालों से, मुझे याद भी नहीं है कब से है, पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना मुझे डेट नहीं याद, पता नहीं है, बट जब से भी है तब से उसने जितना हमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से दूर कर दिया है ना, उसके कारण अब एक मेजोरिटी कम्युनिटी को ये लगने लगा है कि फिर हमारे साथ भी ऐसा ही बिहेव होना चाहिए जैसा इनके साथ स्पेशल स्टेटस है, या फिर सबका स्पेशल हटा दो। अगर सबका स्पेशल स्टेटस आप हटा रहे हो तो फिर जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उन्हें तकलीफ होगी। हाँ जी। इसलिए हमें पहले वो स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये मुझे लगता है कि आप रिलीजियस चीज सेंटिमेंट्स को मत छेड़ो, आप ना कल्चर को पकड़ो। कल्चर जो है ना वो मॉडिफाई हो जाता है, कल्चर मॉडिफाई हो जाता है। मैंने बहुत सारे कल्चर को मॉडिफाई होते हुए देखा है। मैंने ऐसी बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं जो अलग अलग रीजन से बिलोंग करती हैं और उनके बहुत सारे कल्चर एक जैसे हैं। बेशक कुछ लोग ये कहते हैं कि पर्टिकुलर चीज हमारे रीजन में नहीं है, पर बैंड बाजा तो हर एक जगह बज रहा होता है। अभी नहीं है, बस है, लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल्चरल चीजों को ना थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा प्रमोट करना, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए और लोगों को ये लगना चाहिए कि यार हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कल्चर, अब यहां मेरा मानना है कि रैशनैलिटी के साथ आना चाहिए। आपको लगता है कि यार किसी की शादी में ढोल बाजे बजते हैं नहीं बजते हैं, कोई घोड़ी पे बैठता है नहीं बैठता है, इट इज नन ऑफ द स्टेट बिजनेस, ये आदमी की पर्सनल चॉइस है, फ्रीडम। ऐसा उन्हें महसूस हो कि यार हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। स्वीट एंड शॉर्ट ये कहा जा सकता है। रिलीजियस सेंटिमेंट की अगर हम बात करें कि आपके रिलीजन को भी पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा, एग्जैक्टली प्रोटेक्ट किया जाएगा, बट रिलीजन के बेस पे आपके साथ कोई अलग सा बिहेव नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है, हर एक रिलीजन ये कहता है कि हमारा रिलीजन हमारे लिए नहीं है, पूरे यूनिवर्स के लिए है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो कोड में हमारे हमारे रिलीजन कोड में जो लिखा है वो सबके लिए ट्रू है।
हमें उन्हें ये समझाना है कि देखो, आपके लिए जो ठीक है, आप वो कर सकते हो, बट यहाँ एक क्लैश आएगा। हम्म, वो क्लैश जो है, वो मुझे लगता है ठीक होगा थ्रू एजुकेशन। हम्म, और एजुकेशन भी इस तरीके से, जिसमें ये पता चले कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए कि एक रिलीजन है जिसका कि कोर प्रिंसिपल है अहिंसा परमो धर्म। हम्म, ठीक है जी। एक और रिलीजन है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है इससे। और हमने एक चोर को पकड़ा। अब इस चोर के साथ क्या किया जाए? एक रिलीजन कहता है कि जी ऐसे नहीं, इसको मारना है। यही कारण जिसके हाथ काट देने चाहिए आप। अब हमें दोनों एक्सट्रीम है, मुझे बीच का रास्ता ढूंढना है। फिर मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक डिजीज है और वो पता नहीं होता पर वो चोरी कर लेते हैं। वो उनकी अपनी अंदर से एक डिजीज है और वो उस बीमारी से ग्रसित वो जो मेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल चोरी चोरी करने का। तो उस केस में रिलीजियस कोड क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि वहां पर साइंस को बीच में आना चाहिए। मेरे हर चीज का जो बेस है वो रैशनल होना चाहिए। कोई आदमी कह रहा है कि ये पेड़ तुम्हारे लिए वर्शिप की जगह है और अगर आप इसे काटोगे तो आप पापी हो जाओगे, पर मुझे वहां सड़क निकालनी है, मुझे हाईवे बनाना है, लोगों की जिंदगी आसान करनी है, मैं नहीं काट सकता। किसी को रिलीजियस प्लेस आ गया बीच में, वो दिक्कत हो सकती है। तो रैशनली करा है और रैशनलिटी को बढ़ावा दिया है। पर आजकल जैसा डिवाइड चल रहा है, उस डिवाइड के अंदर तो मुझे लगता है कि यूसीसी को आप इतनी जल्दी लगा सकोगे ना, धीरे ना तेज। पहले तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है यूसीसी में आने वाली है। रिलीजियस कम्युनिटीज तो बीच में पंगा करेगी ही करेगी, लोगों को लगता है कि उनके साथ दिक्कत हो रही है। फिर मैं सोचता हूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट का क्या करोगे? वो तो रिलीजन बेस पे भी नहीं है, उनकी तो अपनी एथेनिसिटी है। इनफैक्ट अमित शाह जी की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि हम नॉर्थ ईस्ट पर मैंने ट्राइबल्स की बात करी थी कि उन्हें एग्जेम्प्ट कर देंगे यूसीसी। हाँ, अब ये बात कितनी अच्छे से कनेक्ट होती है कि एक वक्त पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, मेजोरिटी पे लगाते हैं, माइनॉरिटी पे नहीं लगाए। वो जिनको एग्जेम्प्ट किया था वो आज रेजिस्ट कर रहे हैं। आज वही सेम बात ये भी कह रहे हैं, सिर्फ सिचुएशन बदल गई है। वो कह रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट को एग्जेम्प्ट कर देते हैं। फिर आपने क्या किया? आपने यूनिफॉर्मिटी लाई नहीं है, वाई नहीं है यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर, आपने एग्जेम्प्ट किया। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ना तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि उनकी थॉट पे या उनकी सोच पे मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को अमित शाह जी की सोच में। चाह तो दोनों ही रहे हैं कि हो जाए, चाह दोनों ही रहे हैं, क्योंकि पर दोनों चाहते क्या है, भरोसे के साथ हो जाए। वो भरोसा करने की कोशिश करेंगे तो इमेज सही चला तो आपका भी सही चलेगा, बट फिर वो डिस्टेंस बन जाएगा। इनको क्यों दी, इनको दी तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? तो आप क्या रीजन दोगे? पता नहीं मुझे क्या रीजन थे, मेरे पास क्या रीजन है। तो वो हो सकता है कि कई चीजें आ सकती हैं। अच्छा, इसमें ना ये बड़ा अच्छा है, पर्सनल लिबर्टी, ये मेरा फेवरेट है। मेरा मानना ये है कि व्हाई यू आर डिसाइडिंग, व्हाई यू आर डिसाइडिंग, यू मतलब गवर्नमेंट को पॉइंट कि who the hell are you to decide about me, what should I do, how should I behave। यहाँ तो देख रहे हैं कि what should I eat, how should I dress, ठीक है। सोशली और देखा जाए तो हम सबसे सोशली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जैसे भी हम डिस्कस भी करते बिटवीन कि मैरिज बंदे का पर्सनल डिसीजन है, बट आपको सिविल कोर्ट में जाना है, रजिस्टर करवाना है, ये करना वो करना, कल को हम साथ नहीं रहना चाहते, फिर 6 महीने के बिताओ, फिर वहाँ फैमिली कोर्ट में जाओ, इधर जाओ, मीडिएशन के लिए जाओ, वहाँ जाओ, पूरा प्रोसेस चलेगा, टाइम खराब, टाइम खराब। आप पर्सनल चॉइसेस का क्या करोगे, एलजीबीटीक्यू का क्या करोगे? वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका काउंट ही नहीं कर रहे, ये सरकार उस बारे में बात ही नहीं करेगी, उनका क्या होगा? कुछ तो रिलीजन को बंदा ही नहीं, समझ ही नहीं रहे हैं कि वो भी इंसान है, कि वो कहते हैं कि तो बीमार लोग हैं, इन्हें तो मार ही देना चाहिए।
कुछ लोग उनके साथ ट्रीट नहीं अच्छा कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बट मेरा एक स्टूडेंट मुझे अपने साथ लेके गया डिनर पे। हम डिनर कर रहे हैं और उसने मेरे को बोला कि सर आपसे बात करनी थी। मैं बोला कहता सर मैं बाइसेक्सुअल हूँ। ठीक है, खाना खाता है। उसने मेरे से कहा कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं कहा यार इसमें क्या रिएक्ट करना, कहता लोग रिएक्ट करते हैं इसके अंदर। मैं बात बता, मैं मेल हूँ। तो सर मैं रिएक्ट क्यों नहीं किया तुमने? कोई फीमेल आके तुम्हें बोले कि मैं फीमेल हूँ तो विल यू रिएक्ट? बस इतनी सी बात है ना कि कुछ लोग तादाद में कम है तो इसलिए आप रिएक्ट करते हो। मैं ये सोचता हूँ कि पूरी दुनिया वह अर्थ के ऊपर अगर बाइसेक्सुअल या फिर एलजीबीटी जो है ये कम्युनिटी ज़्यादा होती और स्ट्रेट जो है जेंडर मेल और फीमेल वो कम होते तो शायद हम छिप के घूम रहे होते कहीं यार ये स्ट्रेट है। सो ये तो बस मैटर ऑफ चांस है ना यार कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। बायोलॉजी है, ये सिंपल बायो है, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम। बट सरकार घुस रही है बीच में, कोई अगर हम सपोर्ट करेंगे अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो यूसीसी में इनका क्या होगा। मेरा मानना है कि रैशनल होना चाहिए आदमी। अब यूसीसी लाओ, पब्लिक में एक अच्छा सा दिल से चाहो कि यार छोटे छोटे चेंजेस करो। मेरा मानना यह है कि दोनों चीज़ों को इकट्ठा करो, जल्दी विद फुल फेथ। ऐसे तो एक कैसे हो जाएगा, आप एक छोटा सा कानून बनाओ सबके लिए, एक यूसीसी का 0.01% एंड लेट इट पास। कुछ 5 महीने 6 महीने चलने दो, ये ऐसे धीरे धीरे इन्फ्यूज कर जाए हमारी सोसाइटी के अंदर कि एक वक्त पे हम इसके आदी हो चुके हैं और हमें पता भी ना चले कि चाहिए हो गया। अगर आप किसी को यार देखो ऐसा 50 साल बाद हम यूसीसी लेके आएंगे तो 50 साल तक वो रिजिड बने रहेंगे, नहीं तो आने तो नियम देंगे। हम अपनी अगली जनरेशन को भी तैयार करेंगे कि वो वही यूसीसी आएगा 50 साल बाद तैयार रहना। कोई कह रहा नहीं हम आज ही ले आएंगे, वो कहता आज तो बिल्कुल नहीं लाने देंगे आपको। हम पता नहीं कब ला रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी। देखा कितने लोग लड़ पड़ेंगे इस बात को लेके कि लड़कियों को जायदाद में कितना हक मिलना चाहिए। हाँ, कितना मिलना चाहिए। आप धीरे धीरे बनाओ, आप एक कानून बना दो कि लड़कियों का कोई भी नहीं खड़ा होगा ये कहने के लिए कि लड़कियों की तरह हक नहीं मिलना चाहिए। वो कहने से लड़कियों के खिलाफ हो जाएंगी, पूरी फीमेल फर्टिलिटी के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। हम डाल दो इसको, यूसीसी का पार्ट है ना। हाँ, तो एक अब डाल दो ना, एक लेट इट बी। क्योंकि यूसीसी क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जेंडर, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर सेक्स, इवन आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, एंड इसका मेन मोटिव था कि माइनॉरिटीज एंड फीमेल्स को एम्पावर करें। बिल्कुल। आप एक्चुअल में इसे अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी कभी देखें सुने समझें तो इसे ना रिलीजन का मुद्दा मत बनाओ। इसे आप ना ऐसा करो कि जो ग्रुप्स प्रोग्रेस में थोड़े पीछे रह गए हैं, थोड़े से पीछे रह गए हैं, उनके लिए कुछ करो। आप उनके लिए कुछ करो ताकि अब जैसे फीमेल के केस में आपने काम कर दिया तो फीमेल फील गुड। हाँ, फीमेल फील गुड। तो उससे पहले पर आपके काम और करना पड़ेगा कि लोग फीमेल को बचाएं भी। ऐसा ना हो कि जैसे कुछ स्टेट के अंदर तो जेंडर रेशियो में गड़बड़ है, वो फीमेल को तो पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड चलेगा। आप पहले फीमेल्स के ये काम करो कि हाँ वो रुकें, फिर आप उनको तरक्की दो, वो पढ़ें, फिर उन्हें कानून समझाओ, फिर उन्हें बराबरी के हक तक लेके आओ। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि हाँ ठीक है यार, कौन मना कर रहा है सड़क के ऊपर। अगर रेड लाइट जंप करते हो, कौन अपनी किताब लेके आ जाएगा मेरी किताब में तो ये लिखा है जी, इसका कोई कानून नहीं है। कोई नहीं आ रहा ना, सब माना है रेड लाइट करो बिना किसी रिलीजन को, कास्ट, क्रीड, जेंडर कुछ नहीं है उसके अंदर। किसी ने सोचा कि यार ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म रूल्स है, चल रहे हैं ना। ऑलवेज कीप योर लेफ्ट। कौन सा रिलीजन कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए और कौन कह रहा है कि यही होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में लोग राइट चलते हैं। ये तो बस कल्चर, रिलीजन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपने स्लिप इन कर दिया। हाँ।
एक स्लिप इन कर दिया और वो बस मान लिया गया। तो ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि जिससे ये हो। क्या होगा कैसे होगा मैं नहीं जानता, बट जो लोग जानते हैं उन्हें ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यूसीसी के केस में ये कुछ होना चाहिए।